नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मलेशिया का एक यात्री विमान बोइंग 777 MH17 रूस और यूक्रेन की सीमा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान में 295 लोग सवार थे। विमान एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रहा था। विमान के गिरने के बाद राहत और बचाव के काम जारी है। मलेशियाई विमान गिरने से पहले विमान धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। विमान में सवार 295 यात्रियों में से किसी के बचने की उम्मीद नहीं है। ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि विमान को मिसाइल हमले के जरिए मार गिराया गया। विमान गिरने के बाद घटनास्थल से कम 100 शव अब तक मिल चुके हैं। विमान का मलबा और शव 15 किलोमीटर के दायरे में फैले बताए गए हैं। मलेशियाई विमान यूक्रेन के ग्रावोबो इलाके में गिरा, जहां रूस समर्थक विद्रोहियों का कब्जा है। इसलिए विमान गिरने के पीछे रूसी विद्रोहियों का हाथ बताया जा रहा है। हालांकि विद्रोहियों के प्रवक्ता ने कहा कि 10,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान को हम गिरा पाने में सक्षम नहीं हैं। खबरों के मुताबिक मलेशिया के विमान पर सतह से हवा में मार करने वाली बक मिसाइल से हमला किया गया, जिसका जिक्र रूसी विद्रोही ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके किया था। हालांकि विद्रोही हमले से इनकार कर रहे हैं और उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है। यूक्रेन में मलेशिया के विमान गिरने के बाद एयर इंडिया, इटली की अल इटालिया, फ्रांस की एयर फ्रांस, लुफ्थांसा ने यूक्रेन का एरिया इस्तेमाल न करने का फैसला किया है। ब्रिटिश एयरवेज, रूस की एरोफ्लोट और टर्की की एयरलाइंस ने यूक्रेन के वायु क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद नजीब रजक ने घटना पर दुख जताया। रजक ने कहा कि हमने इसकी जांच शुरू कर दी है। विमान को मार गिराए जाने की पुष्टि होती है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों को उनकी सजा दी जाएगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि मलेशिया के विमान पर हमला हुआ है। यह हादसा नहीं बल्कि विमान को जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल से मार गिराया गया है। अमेरिकी खुफिया सेवा ने इसकी पुष्टि की है। मलेशियाई विमान पर 280 यात्री सवार थे, जबकि चालक दल के 15 सदस्य थे। विमान पर 154 डच नागरिक थे, जबकि 27 ऑस्ट्रेलियाई, 23 मलेशियाई, 11 इंडोनेशियाई, 4 जर्मन, 4 बेल्जियम से थे, जबकि 6 ब्रिटेन के और 3 फिलीपींस से थे। साथ ही एक शख्स कनाडा से भी था। बाकी यात्रियों की नागरिकता का पता लगाया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि विमान हादसा एक भयानक त्रासदी है। अमेरिका विमान हादसे के कारणों का पता लगाने में पूरी मदद करेगा। वहीं ब्रिटेन के पीएम ने भी विमान गिरने पर दुख जताया है। Of a downed passenger jet near the Russia-Ukraine border, and it looks like it may be a terrible tragedy. And I've directed my national security team to stay in close contact with the Ukrainian government. The United States will offer any assistance we can. It may be a terrible tragedy, and I've directed my national security team to stay in close contact with the Ukrainian government. The United States will offer any assistance we can to help determine what happened and why. मलेशियाई विमान दुर्घटना पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मलेशियाई प्रधानमंत्री को फोन कर विमान हादसे पर गहरा दुख जताया। पुतिन ने कहा कि दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी यूक्रेन की है। यूक्रेन के विदेश मंत्री पावलो किलमकिन ने कहा है कि उनके पास के इस बात के सबूत है कि विमान को रूस समर्थक अलगाववादियों ने मार गिराया है। पावलो ने कहा कि इस मामले में इंटरसेप्ट की गई फोन बातचीत को प्रकाशित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की 4 दिवसीय यात्रा के बाद देर रात वतन वापस लौटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने ब्राजील गए थे। ब्राजील से लौटते वक्त प्रधानमंत्री थोड़ी देर के लिए फ्रैंकफर्ट रुके। फ्रैंकफर्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल से बात की और उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को भारत आने का न्योता भी दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली आज लोकसभा में दिल्ली का बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री दिल्ली वासियों को बिजली पानी पर सब्सिडी का तोहफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को सब्सिडी दी जा सकती है। सब्सिडी के नाम पर वित्त मंत्री 700 करोड़ आवंटित कर सकते हैं। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बिजली पानी पर सब्सिडी को लेकर वित्त मंत्री से मुलाकात की। दिल्ली बीजेपी ने केंद्र से बिजली पानी पर सब्सिडी देने की मांग की है। सतीश उपाध्याय ने वित्त मंत्री से 800 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी उपलब्ध कराने की मांग की।
बीजेपी ने सत्ता में आने पर दिल्ली में बिजली दरों में 30% कटौती का वादा किया था। आपको बता दें कि शीला दीक्षित सरकार 400 यूनिट तक बिजली खपत पर ₹1 प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी देती थी, जबकि केजरीवाल सरकार 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को 50% की सब्सिडी देती थी। आम बजट में बिजली पानी के अलावा अवैध कॉलोनी का विकास का भी विशेष ख्याल रखा जाएगा। वित्त मंत्री झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को पक्के और सस्ते मकान का तोहफा दे सकते हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होने की वजह से राज्य का बजट संसद में पेश किया जाएगा। केजरीवाल सरकार के इस्तीफे के बाद से ही दिल्ली विधानसभा को निलंबित रखा गया है। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर जोड़ तोड़ तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने एक स्टिंग के जरिए दावा किया कि आम आदमी पार्टी के एक नेता इलियास आजमी ने उनसे मुलाकात की और सरकार बनाने के लिए उनका समर्थन मांगा। आसिफ का कहना है कि बीते एक हफ्ते से आम आदमी पार्टी के नेताओं से उनकी बात हो रही है। आसिफ ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें इस बात के लिए अधिकृत किया है कि वो आपकी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस विधायकों से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि वो दिल्ली में समझौते के लिए तैयार हैं। यही नहीं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस विधायकों को कैबिनेट में जगह देने को भी तैयार हो गई है। आसिफ ने आपके नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो उनकी बातों को काट कर दिखाएं। आसिफ मोहम्मद खान का कहना है कि उनके पास आप नेता मनीष सिसोदिया का वो मैसेज भी है जिसमें उन्होंने आसिफ को अपने ससुराल बुलाया। आसिफ ने दावा किया कि मनीष ने उन्हें मैसेज में लिखा है कि दिल्ली में मीडिया का घेरा है, इसलिए वे उनके ससुराल आए, वहां बैठकर बात होगी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कानूनी नोटिस भेजकर 1 करोड़ का हर्जाना मंगाया। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया जाएगा। पार्टी ने हर्जाना पार्टी के लोगों को मानसिक पीड़ा पहुंचाने और मानहानि करने के तौर पर मांगा है। बीजेपी ने अपने नोटिस में लिखा है कि आपके द्वारा ट्विटर पर और फ्री रिकॉर्डिंग ऑडियो मैसेज में झूठे और अपमानजनक आरोपों के सर्कुलेशन से समाज के भीतर पार्टी के सम्मान और प्रतिष्ठा को बड़ी आंच आई है। झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करें और भविष्य में ऐसे आरोपों से परहेज करें। बीजेपी का यह कदम आम आदमी पार्टी की ओर से जारी किए गए विज्ञापन और पोस्टर के पलटवार के तौर पर आया। पोस्टर और विज्ञापन में केजरीवाल बीजेपी सरकार पर सरकार बनाने के लिए 20 करोड़ में विधायक खरीदने का आरोप लगा रहे हैं। उधर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने केजरीवाल के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने न तो पहले कभी खरीद फरोख्त की है और न ही आगे कभी करेगी। 20 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर के, और बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल का ये बयान। इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करती है, न करेगी। इससे पहले केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को न्योते की खबरों के बीच उपराज्यपाल को निशाने पर लिया। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि एलजी अगर बीजेपी को सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाएंगे तो उन्हें या तो हटा दिया जाएगा या फिर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब देखना है कि एलजी कुर्सी बचाएंगे या फिर संविधान की रक्षा करेंगे। दिल्ली में बिजली महंगी हो गई है। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी DERC ने दिल्ली में बिजली दरों को ₹1.10 प्रति यूनिट तक का इजाफा कर दिया है। सबसे कम इजाफा 10 पैसे प्रति यूनिट का हुआ है। बिजली की नई दरों का जो ऐलान हुआ है उसके मुताबिक 200 यूनिट तक बिजली की खपत प्रति यूनिट 10 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। वहीं 201 से 400 यूनिट पर 15 पैसे के हिसाब से प्रति यूनिट का इजाफा किया गया है। दिल्ली में 401 से 800 यूनिट बिजली पर 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से इजाफा किया गया है, तो वहीं 801 से 1200 यूनिट तक ₹1.10 प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है, जो सबसे ज्यादा है। 200 यूनिट तक अब ₹4 प्रति यूनिट की दर से बिजली कंपनियां बिल वसूलेंगी। पहले यह दर ₹3.90 ही थी। 401 से 800 यूनिट तक की खपत पर नया रेट ₹7.30 प्रति यूनिट हो गया है। पहले यह दर ₹6.80 प्रति यूनिट थी। इसी तरह 801 से 1200 यूनिट का नया रेट ₹8.10 हो गया है, जो पहले प्रति यूनिट ₹7 था। DERC ने बिजली के एक नए स्लैब का ऐलान किया है। 1200 यूनिट से ज्यादा खपत पर एक नया स्लैब बनाया गया है। बिजली दरों में किया गया ये इजाफा $8.32% तक का है। दरअसल DERC ने हर 3 महीने पर लगने वाले बिजली सरचार्ज को खत्म कर दिया है। सरचार्ज पहले 6 से 8% तक वसूला जाता था। DERC ने दिल्ली मेट्रो और फैक्ट्रियों को दी जाने वाली बिजली में भारी इजाफा किया और ये बढ़ोतरी करीब 11% तक की गई है। दिल्ली के बदरपुर में बिजली के बढ़े दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली मथुरा रोड जाम कर बिजली की बढ़ी हुई दरें वापस लेने की मांग की। दिल्ली में बिजली के बढ़े दाम के लिए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष ने कहा कि बीजेपी ने 30% बिजली रेट कम करने का वादा किया था, उसे अब पूरा करना चाहिए।
दिल्ली में बिजली की बढ़ी दरों का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवदी ने कहा कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और बढ़े दाम वापस लेने चाहिए। बीजेपी ने कहा कि बिजली के दाम बढ़ाने से बचना चाहिए था। बीजेपी नेता जगदीश मुखी ने यह भी कहा कि पार्टी अभी भी बिजली में सब्सिडी देने के पक्ष में है और इस वादे को पूरा करेगी। देश में गहरा बिजली संकट के बीच एक और बुरी खबर है। देश में कोयला उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं होने से बिजली संकट गहरा सकता है। एनटीपीसी ने सरकार को जानकारी दी है कि उसके पास सिर्फ 2 ही दिनों का कोयले का स्टॉक बचा हुआ है। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी को चुनाव आयोग ने करारा झटका दिया। आयोग ने शिवसेना के विधायक बबन राव घोलप और बीजेपी के विधायक सुरेश हलवणकर को अयोग्य करार दिया। बबन राव घोलप और सुरेश हलवणकर के चुनाव लड़ने पर 6 साल का प्रतिबंध भी लग सकता है। महाराष्ट्र से कांग्रेस के लिए बुरी खबर। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार में उद्योग मंत्री नारायण राणे कैबिनेट के साथ कांग्रेस पार्टी से भी इस्तीफा दे सकते हैं। बीजेपी के नए अध्यक्ष अमित शाह आज नागपुर जाएंगे। नागपुर में वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। हरियाणा में अलग एसजीपीसी बनाए जाने के विरोध में आज अकाली दल दिल्ली में सोनिया गांधी के घर का घेराव करेगा। दिल्ली के जीटीबी एनक्लेव में बेखौफ बदमाशों ने ज्वेलरी शोरूम के मालिक को गोली मार दी। रात करीब 9 बजे सुशील अपने शोरूम से निकले थे। उसी वक्त 2 बदमाशों ने लूट के इरादे से उनका रास्ता रोक लिया। सुशील को गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। आसपास के लोगों ने गंभीर हालत में उन्हें गाजियाबाद के एक अस्पताल में भर्ती करवाया। बीती रात नोएडा के सेक्टर 18 में पंजाब नेशनल बैंक अचानक आग की लपटों से घिर गया। देखते देखते आग ने पूरे बैंक को अपनी चपेट में ले लिया। बैंक के अंदर से उठती लपटें बता रही हैं कि आग कितनी भयानक थी। हालांकि बैंक मैनेजर बता रहे हैं कि सारी चीजें सुरक्षित हैं। यूपी के बागपत में पुलिसिया डंडे का जोर कैसे आम लोगों पर बरपा, उसकी बानगी पेश करती एक तस्वीर सामने आई। लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। खाकी के अपने गुस्से का गुबार फोड़ा और लोग जान बचाकर भागते नजर। ये तस्वीर बागपत के बड़ौत की है। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर हंगामा हुआ है। गर्भवती महिला की मौत के बाद ये बवाल शुरू हुआ। बड़ौत के अस्पताल में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद महिला की मौत हो गई। नाराज परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। उसके बाद रोड पर जाम लगा दिया। जाम हटाने गई पुलिस के साथ लोगों की बहस हो गई। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। दिल्ली मेट्रो की लापरवाही के चलते कल हजारों यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई। हुड्डा सिटी सेंटर जहांगीरपुरी रूट पर एक मेट्रो ट्रेन का दरवाजा खुला ही रह गया। येलो लाइन की ये मेट्रो अर्जुनगढ़ स्टेशन से सुबह करीब 9:40 पर जहांगीरपुरी के लिए रवाना हुई, लेकिन दरवाजा बंद नहीं हुआ। फिर भी मेट्रो चलने लगी। मेट्रो ट्रेन के बाईं तरफ के सारे दरवाजे खुले के खुले रह गए। मेट्रो की सभी बोगी में सवार यात्रियों के होश ही उड़ गए। दिल्ली मेट्रो प्रशासन ने मेट्रो ट्रेन के ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया है। मेट्रो प्रशासन का कहना है कि ड्राइवर की गलती के चलते ही मेट्रो के गेट खुले रह गए। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में सफर करने वाले मेट्रो यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली मेट्रो ने टिकट के दाम 40% तक कम करने का ऐलान किया है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की नई दर के मुताबिक नई दिल्ली स्टेशन से द्वारका सेक्टर 21 तक जाने में जो पहले 180 रुपए लगते थे, वो अब सिर्फ 100 लगेंगे। आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात करने वाले वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। यूपी के चंदौली में सीजेएम कोर्ट ने वैदिक के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वेद प्रताप वैदिक के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में भी प्रदर्शन किया। कानपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाफिज सईद और वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात का विरोध करते हुए दोनों का पुतला फूंका। केंद्रीय कपड़ा मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में कहा कि चीन से आने वाले सामान पर रोक लगनी चाहिए। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में इजरायल के हमले को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। सरकार इजरायली हमले पर चर्चा कराने के पक्ष में नहीं है, लेकिन सभापति ने सरकार की मांग खारिज कर दी। सुहाना हो गया, लोगों को गर्मी से राहत तो मिल गई है, लेकिन बारिश के बाद कई इलाकों में जाम के बाद सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। गुड़गांव में भी झमाझम बारिश ने लोगों को चिलचिलाती गर्मी से निजात दिलाई। यमुना में पानी छोड़ जाने से हरियाणा के इंद्री में भी हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है।
पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश का असर मैदानी भागों में देखने लगा है। बहराइच में घाघरा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यूपी के गोंडा में सरयू और घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। उधर मध्य प्रदेश के भोपाल में बारिश के लिए लोग भजन कीर्तन में लगे हुए हैं। यूपी के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एनआरएचएम घोटाले के आरोपी कुशवाहा की जमानत अर्जी सुनने से इंकार कर दिया है। फर्जी पासपोर्ट केस में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजना प्रकाश देसाई ने सुनने से इंकार कर दिया। महाराष्ट्र में केबीसी नाम से बनी एक फर्जी कंपनी का 10,000 करोड़ का घोटाला सामने आया है। इस दंपति ने 30 महीने में रकम 3 गुना करने का झांसा देकर इस घोटाले को अंजाम दिया। केबीसी कंपनी की मेंबरशिप लेने वाले एक मां बेटी ने आत्महत्या कर ली। केबीसी कंपनी को घोटाले को लेकर नासिक के भद्रकाली पुलिस थाने में केस दर्ज कराया गया है।